हेलो, नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल। आई होप आप अपने हर काम को एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हम आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। ये क्लास 9 का चैप्टर है और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट वन में हम पढ़ेंगे वर्क। वर्क के बारे में देखेंगे कि वर्क क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है और उसके क्या क्या फिजिकल फेनोमेना होते हैं उसमें, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज वर्क। वर्क ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। क्या है, देखिए वर्क होता क्या है कि आप कभी भी कोई काम करते हो, ठीक है, मान लो आप क्या कर रहे हो, एक दीवार है, आप उसको पुश कर रहे हो, ठीक है, उसको धक्का दे रहे हो, तो क्या उस केस में वर्क डन होगा? बिल्कुल, वर्क तो कर ही रहे हो आप, आपकी एनर्जी बर्न हो रही है, ठीक है, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, तो आप तो कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हो, वो भी तो काम है। आप एक लेबर होते हैं, मिस्त्री लोग होते हैं, लेबर लोग होते हैं, वो क्या होता है, घर बनाने का काम करते हैं, ठीक है, वो भी तो एक काम कर रहे होते हैं, घर बनाने का काम कर रहे होते हैं, ईंटें जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। तो क्या वो भी एक काम कर रहे होते हैं? बिल्कुल, वो भी एक काम कर रहे होते हैं, उनका भी एक अपना वर्क है। क्या हम चुपचाप बैठे हैं? तो बैठना भी तो एक काम है, बैठना भी तो एक काम है। हम चुपचाप बैठे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे, तो बस चुपचाप बैठे हैं, तो ये भी एक काम है। हम कोई मूवीज देख रहे हैं तो वो भी एक काम है। किताबें पढ़ रहे हैं, वो भी एक काम है। और पंखा चल रहा है, हवा, हम पंखा चल रहा है, हवा आ रहा है, अब पंखा का रोटेशन, पंखा का जो फैन है, पंखा का जो प्लेट है, वो भी एक काम कर रहा है रोटेट होके। तो क्या यही सब काम होता है? नहीं, फिजिक्स में इसका मतलब कुछ अलग होता है। आप काम तो कर रहे होते हो, लेकिन फिजिकल, जब हम फिजिक्स सब्जेक्ट में आ जाते हैं, फिजिक्स टॉपिक में आते हैं, तो उसमें वर्क का कुछ अलग मतलब होता है, बाहरी दुनिया से मतलब अलग है। वो भी एक काम है, जैसे आप हर काम, मतलब कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो, वो एक काम ही है, वर्क है, वर्क डन हो रहा है, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, आप बैठे हो चुपचाप, आपका, आप जो फूड आपने इंटेक किया था वो कन्वर्ट हो रहा है, उसका कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। प्लांट भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, वो अब उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करता है, वो भी एक काम है। बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, these all these things are not works। जो मैंने जितने भी एग्जांपल्स बोले, all these examples are not work। ये काम नहीं है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के टर्म में। तो फिजिक्स के टर्म में काम किसको बोलते हैं भाई? ये तो फिजिक्स तो अलग ही दुनिया चला गया। तो काम किसको बोलेंगे? काम बोलेंगे, काम बोलेंगे किसको? जब आप फोर्स लगा रहे हो, देखो काम जो भी होगा फोर्स से होगा, ठीक है। तो आप जब तक, जैसे मान लो दीवार है, प्रेस कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, आप काम तो कर रहे हो, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स आप काम नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उसमें एक चीज और नहीं हो रहा है। काम उसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, काम उसको बोलते हैं जिसमें आप फोर्स अप्लाई करो और डिस्प्लेसमेंट हो। क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो उसको बोलेंगे वर्क डन बाई फोर्स। तो इसी, अगर ये कोई आदमी है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है दीवार पे, और दीवार खिसक जा रही है 2 मीटर से, तो जो आदमी है कितना वर्क डन कर रहा है? कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा है। जैसे ये फोर्स है, उसके अंदर फिर इसका फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, मतलब नॉन जीरो तो है, नॉन जीरो तो है। तो जैसे मैंने बोला कि आप सिर्फ मूवीज वॉच कर रहे हो, ठीक है, तो वैसे तो काम है, अगर हम देखा जाए तो वैसे तो काम है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ये काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखने में कुछ कैपेसिटी अपना इन्वॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। आप देख रहे हो, आप यहाँ पे ना फोर्स कर रहे हो, फोर्स जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। फोर्स जीरो हो गया तो ऑलरेडी वर्क डन जीरो हो गया। तो वर्क डन होने के लिए
एक तो फोर्स को होना पड़ेगा और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा। जब तक ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगे वर्क डन नहीं होगा। आगे बात समझ में। और जैसे मान लो कि मैं रनिंग कर रहा हूं, ठीक है, क्या ये वर्क डन है? मैं रनिंग कर रहा हूं, देखो आप रनिंग कर रहे हो, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो अर्थ पे, आप रनिंग कर रहे हो, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो अर्थ पे, मतलब पीछे की डायरेक्शन में, आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो ये वर्क डन होगा, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप रनिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली फोर्स तो लगेगा ही, ठीक है, तो वर्क डन तो होगा। अगर आप चुपचाप खड़े हो मतलब आपका वेट नीचे की तरफ तो लग ही रहा है, ठीक है, आपका वेट जो है फोर्स जमीन अर्थ की तरफ तो लग रहा है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो क्या वर्क डन होगा? नहीं, जीरो वर्क डन होगा। तो फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? जीरो वर्क डन ही नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस अभी तक इतना ही बोला कि आपको वर्क डन होने के लिए, वर्क टू बी डन, दो कंडीशन होने चाहिए, एक तो फोर्स होना चाहिए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एंड बोल रहा हूं मैं, एंड, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों एफ एंड डी दोनों होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तब भी जीरो वर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलूंगा? इसका डेफिनेशन मैं बोल सकता हूं, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स, देन ओनली वी कैन से फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या बोला ये? इसने बोला व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये मान लो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कोई वस्तु रखी गई है, इस पे हमने बल लगाया F, when a force acts on an object and object moves, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मूव कर गया, then we can say that, तब हम बोलेंगे कि वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। अगर ये फोर्स अप्लाई करता, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो क्या वर्क डन होता? नहीं होता। तो फोर्स भी देखो, यहाँ पे फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों चीजें हैं, इसलिए वर्क डन हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स में यही मतलब है, आप इसको बाहरी दुनिया से रिलेट करने मत लग जाना, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। सोचोगे अरे यार ये इतना बंदा मेहनत कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, काम तो कर रहा है भाई, काम तो कर रहा है, लेकिन उसका इंटरनल वर्क है, और वहां का अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मतलब जीरो वर्क डन, ठीक है जी। फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या इन दोनों में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन है? क्या वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन है? तभी तो हम वर्क को कैलकुलेट, कार्य को कैलकुलेट कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जब तक बल और विस्थापन में कोई रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, तब तक हम वर्क का डेफिनेशन कैसे बताएंगे? मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे? एक तो डेफिनेशन मैंने बोल दिया कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स, देन ओनली वी कैन से फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये बोल दिया, जब फोर्स एक्ट करेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होगा। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? क्या इन दोनों में कोई, इन तीनों में कोई रिलेशन है? जी हाँ, वो रिलेशन बताएगा ये डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है? द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये क्या बोल दिया? बड़ी बात बोल गया क्या? नहीं, इसने बोला कि वर्क इज कैलकुलेटेड बाय, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, वर्क इज कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट along the direction of फोर्स। तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं? वर्क इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज डी, दिस इज वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, ये है वर्क डन का फॉर्मूला, F इंटू डी। F इज द फोर्स एंड D इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला है? डिस्प्लेसमेंट, ये बात नहीं बोलना भाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला ये वैलिड है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके अलोंग होगा? फोर्स के अलोंग होगा। इज दैट क्लियर? मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के अलोंग हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फोर्स ये लगाया। अच्छा, इसको मैं उससे देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख सकते हो इससे। देखो, न्यूमेरिकल देख लो भाई। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर का। ये F इक्वल्स टू 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट D इक्वल्स टू 5 मीटर। सो फाइंड द वर्क डन। सिंपल, वर्क डन हमें बताना है, तो वर्क डन बाई फोर्स, कौन वर्क डन करेगा? ये फोर्स ही वर्क डन करेगा ना। वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? 5 मीटर का, उधर 5 मीटर, कितना हो जाएगा? 50 यूनिट। ठीक है, 50 यूनिट। अब हम बात करते हैं कि हमें वर्क का डेफिनेशन पता चल गया कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क। अब वर्क का यूनिट क्या होता है? यहाँ पे क्या हर जगह हम यूनिट लिखते फिरेंगे? ऐसा तो है नहीं। तो वर्क का भी कुछ यूनिट होता होगा। क्या होता है यूनिट ऑफ वर्क? यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होगी? देखो, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो हो गया यूनिट। तो वर्क की यूनिट हो गई, क्या हो गई यूनिट? इज न्यूटन मीटर। बोलो सही है। अब न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जूल। ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जूल हो गया एसआई यूनिट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो जूल हो गया एसआई यूनिट किसका? वर्क का। ठीक है, और न्यूटन मीटर भी, न्यूटन मीटर भी हो गया। और बोलो, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ जो 50 यूनिट मैंने लिखा है, ये क्या हो जाएगा? 50 जूल हो जाएगा। एसआई यूनिट 50 जूल। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क हो गया। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हो तभी वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे? अगर सेम डायरेक्शन ना हो तो केसेस बनेंगे, कई सारे केसेस बनेंगे। सेम, या तो सेम डायरेक्शन में लग रहे हो, या तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हो, या तो लग ही नहीं रहे हो। मतलब सारे केसेस में क्या क्या कंडीशंस होने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं अभी। ये देखो, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया तो बॉल का वेट नीचे की तरफ होगा, दैट इज mg। ये हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन में, mg नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और ये अर्थ है, तो इसका फोर्स किस डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ। और इसका डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर से ड्रॉप किया गया हाइट h से, ये हाइट h से इसको ड्रॉप किया गया है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे की तरफ है। तो देखो, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव हो जाएगा। और कितना होगा, वेट हो जाएगा फोर्स कितना mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये h ही तो डिस्प्लेस करेगा, h, ये हो जाएगा w इक्वल्स टू mg h। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन कितना है, मतलब सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, या यूं कहें उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के बाद किससे आ गई, देखो ये है, ये लाइन है और ये लाइन है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों लाइन पैरेलल हैं आपस में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है ना, पढ़े होगे मैथ्स में, ज्योमेट्री में, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। फाइन। क्या ये हर केस में ऐसा ही होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, कभी कुछ अलग केस भी हो सकता है। वो अलग केस क्या होगा, अच्छा इस केस में अगर फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, यानी कि ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है, फोर्स अगर ऐसे है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे। ये देखो केस देखो, आप कुएं में से पानी भरने जाते हो, अब तो मान लो खैर कुआं सब साफ हो चुका है, खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। मैं अगर आप कुएं से जैसे आप पानी भरने जाते हो, ठीक है, आप ऐसे पानी भरते हो या फिर ऐसे, अगर मोटर से पानी, सॉरी क्या बोलते हैं, व्हील से पानी भरते होगे तो ऐसे भरते होगे, इस तरह के, आप इस तरह से खींचते होगे, तो आप इस तरह से खींच रहे हो, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जैसे आप इस तरह से इधर की तरफ खींचते हो अपनी तरफ, तो ये ऊपर की तरफ आता है रस्सी, और ये रस्सी क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाल्टी का किधर है, ऊपर की तरफ हो रहा है, बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, लेकिन इसका वेट जो है नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, इसका वेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना नीचे की तरफ लगेगा, कितना mg, उसका वेट अगर m है, मास अगर उसका m है तो नीचे की तरफ mg लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, ये बाल्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया, यानी अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इस केस में वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। देखो कैसे, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा इन दोनों का एंगल बता सकते हो, जैसे उस केस में क्या हो रहा था, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो एंगल कितना हो रहा था, दोनों के बीच का एंगल थीटा, दैट इज 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल थे, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, इस बात को याद रखना, उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स हो जाए, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाए, परपेंडिकुलर टू द फोर्स, मतलब फोर्स कुछ इधर लगा रहा हो, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया हो, या फोर्स इधर लगा, फोर्स नीचे लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, दोनों मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो। जैसे जैसे देखो ये केस लो, ये वाला, इस केस में क्या है कि ये बंदा इस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है, ये सीपीयू जैसा कुछ है, इस बॉक्स को लेके जा रहा है, ठीक है, तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट तो किधर की तरफ है, राइट साइड में, बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट साइड में, राइट साइड में, लेकिन उसका वेट किधर की तरफ लग रहा है, बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है, लेकिन इसका वेट देखो नीचे की तरफ है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में क्या होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो वर्क डन होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, जैसे इस केस में हो रहा है, फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में,
दोनों का वर्क डन कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, और जैसे और भी केसेस हैं वर्क डन जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जैसे एरोप्लेन देखा है आपने, एरोप्लेन देखा है, एरोप्लेन कैसा होता है? मान लो ये एरोप्लेन है, अरे मान लो यार चिड़िया लग रहा है ना, कोई बात नहीं, चिड़िया ही समझ लो, फोटो नहीं आ रहा मुझे पता है, आ गया आ गया आ गया आ गया। देखो ये चिड़िया, मान लो एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन मान लो इधर की तरफ घूम रहा है, मतलब इधर की तरफ मूव कर रहा है। एरोप्लेन कहाँ, जमीन पे चलता है कि आसमान में? ऑब्वियसली आसमान में चलेगा, इन स्काई, आकाश। तो अच्छा, आपको पता है एक ज्योग्राफी की बात बताऊं, एरोप्लेन कौन से लेयर में ट्रेवल करता है, स्काई में कौन से लेयर में रहता है, कौन से लेयर में इसका मूवमेंट होता है, कौन सा लेयर, कितने लेयर होते हैं ज्योग्राफी में पता है आपको? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ठीक है, जो एरोप्लेन जब ट्रेवल करता है, जब एरोप्लेन ऊपर में उड़ता है, फ्लाई करता है, वो कौन से लेयर में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ये आपको जानकारी के तौर पे बता दिया मैंने, आपको अच्छा लगे तो भी अच्छा, ना अच्छा लगे तो भी अच्छा, फाइन। तो ये स्काई इधर की तरफ, ये स्काई में इधर की तरफ फ्लाई कर रहा है, तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा नहीं लगेगा? भाई ग्रेविटी है, भाई अर्थ है, वो तो हमेशा ग्रेविटी तो लगाएगी, ग्रेविटी तो उसका काम ही लगाना। तो एरोप्लेन का वेट जो है, जितना भी किलो का, 500 केजी का, 1000 केजी का, जितना भी वेट होगा उसका नीचे की तरफ लगेगा mg, और डिस्प्लेसमेंट हो गया राइट डायरेक्शन में। तो उन दोनों में देखो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा कहीं केस आ जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? शून्य। शून्य की प्राप्ति हो जाएगी, उसको जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा उस केस में। तो देखो ये जीरो हो गया। कोई भी केस ले लो, जैसे मान लो ये देखो, अच्छा वर्क डन किस किस केस में जीरो होगा ये बताओ? एक तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दो अगर डायरेक्शन 90 डिग्री है तो जीरो हो जाएगा, पहला केस। दूसरा केस, पहला केस तो ये हो गया, दूसरा केस कौन कौन से केस में जीरो हो जाएगा देख लो। देखो, एक वर्क डन जीरो कब होगा? जब या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, या तो फोर्स जीरो हो, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ठीक है, या तो दोनों जीरो हो, दोनों जीरो। तो इन सारे केस में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन जीरो हो जाएगा। सारे केस में क्या हो जाएगा? वर्क डन इज शून्य, वर्क डन इज शून्य। ठीक है जी, देखो ये इसकी बात कर रहा था, मुझे पता नहीं था मैंने डायग्राम रखा है कि नहीं। देखो ये मान लो अगर इधर की तरफ घूम रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो इन दोनों बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थीटा, थीटा कितना है इस केस में? 90 डिग्री, याद रखना थीटा 90 है। अब नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल टू द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल टू द फोर्स। अब ये जो फोर्स हो रहा है किसी डिस्प्लेसमेंट के किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो रहा है। तो ये देखो फोर्स, ये देखो फोर्स इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला ये था, F इंटू डी, फॉर्मूला ये चल रहा था अपना, डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द फोर्स या फोर्स इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस केस में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है। तो मैं देखूंगा, मुझे अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, जो फोर्स होगा, फोर्स होगा उसको क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग रख लूंगा, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग उसका कंपोनेंट ले लूंगा। अब ये कैसे होगा, ये बड़ी बात है। डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कैलकुलेशन, सॉरी कंपोनेंट ले लूंगा। कंपोनेंट लेना तो खैर 11th में है, तो मैं आपको यहाँ पे एंगल से बताता हूँ। देखो, तो मैं ये बोल सकता हूँ, यानी इन दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया। पहले केस में क्या हो रहा था? पहले केस में क्या हो रहा था? पहले केस में जब पैरेलल था तो थीटा 0 डिग्री था,
फिर दूसरे केस में क्या था, थीटा 180 डिग्री हो गया था। तीसरे केस में क्या था, थीटा 90 डिग्री हो गया था। इस केस में थीटा सम कुछ वैल्यू हो गई, कुछ भी हो सकता है, 45, 60, 70, 80, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख सकता हूं वर्क का, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, अच्छा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द फोर्स या फोर्स इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द फोर्स, फोर्स इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं हटा के मैं डायरेक्ट ये ले सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद रख लो। अब ये है जनरलाइज्ड फॉर्मूला वर्क का। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना भी एंगल हो वो आप कैलकुलेट कर लोगे वर्क डन, ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे। अगर मैं थीटा 0 डिग्री रखता, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। थीटा को मैं 180 डिग्री रख दूं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, बाय द वे अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और बाकी आपको मालूम होगा। तो W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 180 इज -1 तो माइनस एफ इंटू डी हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी तो फोर्स वर्क कितना आ रहा था, 0, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी इंटू कॉस 90, कॉस 90 इज 0 तो वर्क डन 0। अब इस केस में देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो वर्क डन निकाल सकते हो आप, आराम से निकाल सकते हो। फोर्स कितना है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, तुरंत फॉर्मूला ठोको, फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 30 मीटर, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी कि कॉस 30। तो 50 इंटू 30 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 25, 750 √3 जूल, 750 √3 जूल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 750 √3, फाइन। तो आपने देखा, मैं एक चीज इस सारे चीज को समराइज कर देता हूं एक टेबल में। देखो पहला देखो, पैरेलल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हूं, यानी कि उन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज एफ इंटू डी, ठीक है। दूसरा केस देखो, एंटी पैरेलल हूं, एंटी पैरेलल हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी पैरेलल हो तो थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि W इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी, ठीक है। और तीसरा केस में क्या बोला मैंने, अगर परपेंडिकुलर हो यानी कि थीटा की वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री हो, तो एफ इंटू डी इंटू कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, एफ डी 0, कॉस 90 0 होता है। फिर चौथा केस में अगर एक्स एंगल थीटा हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। इतनी बातें मैंने सीखी आज, इतनी ही बातें हमने सीखी आज के लेक्चर में, ठीक है जी। वर्क डन के बारे में समझ में आ गया, वर्क क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इसका यूनिट, और ये 4 केसेस। इससे ज्यादा आपको वर्क में क्लास 9 लेवल पे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ओके है, परफेक्ट है। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बिल्कुल बड़े आसानी से, बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको वैल्यू लिखा देता हूँ, जैसे आपको न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करो तो आपको दिक्कत ना आए, तो मैं वैल्यू आपको बता देता हूँ। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू -1। बस इतना याद रखोगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सब बन जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है।
तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा वर्क डन क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।